नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट की थी और यूनिट फर्स्ट में हमारे वहाँ पर 3 चैप्टर थे और हमने वो चैप्टर कंप्लीट किए थे और उनमें से 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे। जो हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हमने कुछ गणितज्ञों के बारे में पढ़ना है, वो हम बाद में उस चैप्टर को पढ़ेंगे। और आज हम यूनिट सेकंड आप स्टार्ट कर रहे हैं। और कौन सा चैप्टर है? चैप्टर हमारा चौथा है। चैप्टर का नाम क्या है? कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये चैप्टर हमारा बड़ा नहीं है और हमें इस चैप्टर में एक पार्टिकुलर थ्योरम, जिसे हम कैली हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में पढ़ना है। और ये थ्योरम क्या होती है, इसे प्रूव करना है और इससे संबंधित कुछ सवाल लगाने हैं और इसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो चैप्टर है ये कैली हैमिल्टन थ्योरम पर डिपेंड है तथा हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैली हैमिल्टन थ्योरम होती क्या है और हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। लेकिन कैली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करने से पहले जैसे हम कई थ्योरम पढ़ते हैं, कुछ थ्योरम आसान होती हैं, सीधे आ जाती हैं, कुछ थ्योरम थोड़ा सा एक प्रकार से इनडायरेक्ट रूप में होती है और कुछ थ्योरम ऐसी होती है जो बहुत डीपली जिसके बारे में वहां पर एक्सप्लेन किया गया होता है। फिर प्रूव करने के लिए भी हमें थोड़ा सा उसमें बहुत सी चीजें डीपली रूप में हमें उसे सॉल्व करनी पड़ती है वहां पर। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम हमारी इतनी इजी भी नहीं है, ना ज्यादा कठिन भी नहीं है। बस इसे हमें एक प्रकार से यदि हम इसकी एक ही चीज को समझें कि कैली हैमिल्टन थ्योरम क्यों दी गई थी, इसका रिलेशन किससे है, फिर ये थ्योरम होती क्या है, फिर प्रूव कैसे क्या करना है। कई बार क्या होता है, कुछ थ्योरम इजी होती है, हम 2-3 बार पढ़ते हैं, हमें याद हो जाती है, फिर हम उस थ्योरम को एक्सप्लेन नहीं करते उस थ्योरम में किसके बारे में क्या कहा गया है और वो चीजें क्या होती हैं। फिर हम सीधे उसके प्रूफ में आ जाते हैं और यदि प्रूफ इजी हुआ 2-3 बार लगाकर हम सीख लेते हैं और ये भी नहीं देखते कि हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, हम उसे जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इजी है, 2-3 बार लगाया बन गई और जब अड़ जाते हैं पेपर में, भूल जाते तो हम उसे फिर पूरा नहीं कर पाते हैं या कुछ हम गलत भी करने लगते हैं, कुछ गलतियां भी कर देते हैं तो हम उन गलतियों को नहीं पकड़ पाते हैं। अर्थात और इसके साथ प्रमेय भी गलती हमने प्रूव सॉल्व कर दी है तो हम ये भी नहीं देख पाते हैं कि हमारे द्वारा हल की हुई प्रमेय सही है कि गलत है, क्योंकि हमने उस प्रमेय को 2-3 बार लगाकर याद कर रखा है। हमें कुछ चीजें उसकी याद है तो हम उसी चीजों को जो याद है उसी आधार पर प्रमेय को हम सॉल्व करने लगते हैं। फिर हमें ये नहीं पता रहता वहां पे कि इसकी सारे स्टेप सही है कि नहीं है। तो आज हम पहले ये देखेंगे कि हम किसी भी थ्योरम को, और थ्योरम क्या, हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो पहले बता चुके बेसिक रूप में पढ़ना चाहिए, उसे पहले जानना चाहिए वो चीजें क्या होती हैं, उसके बारे में हम पहले से क्या जानते हैं, हमें अभी क्या पढ़ना है और जो पहले से जानते हैं उसका प्रेजेंट में जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्या रिलेशन है और जो हम जानते हैं उससे रिलेटेड करते हुए हमें इन चीजों को पढ़ना चाहिए। इससे जो हमें पता है वो भी हमारा अच्छा होता है और जिन्हें हम सीख रहे होते हैं उन्हें सीखना भी आसान होता है और इस प्रकार सीखी हुई चीज स्थायी रहती है। तथा हम इसी प्रकार थ्योरम की बात करें, ये हमारी जब इस चैप्टर की थ्योरम है, चैप्टर बड़ा नहीं है, तो जिस प्रकार हम इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें सभी थ्योरम इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारा कोर्स ज्यादा है तो हम आगे की चीजें थोड़ा स्पीड से ही पढ़ाएंगे, लेकिन जिस प्रकार हम इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम सारी थ्योरम को उसी प्रकार पढ़ना चाहिए कि ये मतलब पहले जानना चाहिए। थ्योरम सीखने से पहले यदि कोई थ्योरम किसी चीज पर डिपेंड तो होती है, पहले हमें वो चीजें आनी चाहिए कि ये थ्योरम किसके बारे में बात कर रही है। अर्थात हमें पहले डेफिनेशन आनी चाहिए। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, किसी पद को सीखते हैं तो नॉर्मल सी बात उसकी अपनी डेफिनेशन होती है
कि वो चीज होती क्या है। तो पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, हमारी डेफिनेशन पूरी क्लियर होनी चाहिए। जब हमारी परिभाषाएं क्लियर होती हैं तो फिर हम परिभाषाओं के बाद थ्योरम पढ़ते हैं, और फिर थ्योरम एक प्रकार से कोई विधि होती है या किसी चीज को बारे बता रही होती है, तब हमें आगे थ्योरम से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पढ़ने को करने को मिलते हैं, फिर इसके बाद वो क्वेश्चन लगाए जाते हैं, है ना। तो इसमें चूंकि जो हमारी डेफिनेशन है, तो पहले देखें कैली हैमिल्टन थ्योरम है क्या, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और इसे हम इसी चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं हम आगे पढ़ लें। अगर हम ना पढ़ें और इसे पढ़ने से क्या फायदा है, तो नॉर्मल सी बात है, कैली हैमिल्टन थ्योरम, दो गणितज्ञ थे कैली और हैमिल्टन, इन्होंने आव्यूह से संबंधित या आव्यूह का एक प्रकार से जो अभिलाक्षणिक मान और समीकरण होते हैं इनसे संबंधित इनका अध्ययन किया और एक रिलेशन निकाला या फिर एक कॉन्सेप्ट निकाला, उस रिलेशन को कॉन्सेप्ट को उन्होंने बताया कि ऐसा से ऐसा होता है, उसी को हम यहाँ पर थ्योरम के रूप में पढ़ते हैं। क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स यूनिट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस थ्योरम का रिलेशन मैट्रिक्स से है, ये थ्योरम मैट्रिक्स से संबंधित दी गई थी, इसीलिए हम इस थ्योरम को इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और क्योंकि हमें इनसे संबंधित जो सवाल है वो करने हैं, और इसके बाद थ्योरम होती क्या है, तो हमारी जो थ्योरम है वो थ्योरम क्या कहती है, हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम, हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम कहती है प्रत्येक वर्गाव्यूह अपने अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये हमारी थ्योरम हो गई। अब हम इसे थ्योरम को नॉर्मल सी बात है बननी चाहिए, जब तक हमसे थ्योरम नहीं बनेगी तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका प्रूफ कैसे किया जाए, इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाए, और सॉल्व करने के लिए शुरुआत कैसे की जाए, कहां से की जाए। तो पहले थ्योरम पता होना चाहिए। यदि हम थ्योरम को एक एक चीज हमें ना पता हुई तो नॉर्मल सी बात हम उसे याद करेंगे तो फिर याद की चीज याद जैसी रहती है, और कोई चीज हमसे बनती होती है तो वो मतलब सीखी हुई होती है, तो उसका हमें अलग बेनिफिट मिलता है। तो थ्योरम कहती है प्रत्येक वर्गाव्यूह, तो ये वर्गाव्यूह क्या होता है हमें पता होना चाहिए। अभिलक्षणिक समीकरण, तो ये क्या होता है पता होना चाहिए। संतुष्ट करता है, तो कैसे हम वर्गाव्यूह को अभिलक्षणिक समीकरण में संतुष्ट कराएं, ये चीज भी हमें आनी चाहिए। तो वर्गाव्यूह क्या होता है, हम जानते हैं, हम आव्यूह पढ़ रहे हैं, हमने बहुत से आव्यूह पढ़े हैं, तो कोई ऐसा आव्यूह जिसमें जितनी पंक्तियां हो उतने ही क्या हो स्तंभ हो, अर्थात कोई मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, ऐसे आव्यूह को हम वर्गाव्यूह कहते हैं। हमारी ये चीज क्लियर हो गई। अभिलक्षणिक समीकरण क्या है, हमने चैप्टर इसके 3 चैप्टर में पढ़े थे, किसी भी आव्यूह संबंधित बहुत से उसके गुण या इससे संबंधित बहुत सी चीजें पढ़ी थी हमने। कोई आव्यूह दिया है तो किसी भी आव्यूह का अभिलक्षणिक आव्यूह क्या होता है, अभिलक्षणिक बहुपद क्या होता है, अभिलक्षणिक समीकरण क्या होता है, बहुत चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। तो वहीं से निकल कर आया अभिलक्षणिक समीकरण, अर्थात जब कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले वाली चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभिलक्षणिक समीकरण में कोई हमें एक आव्यूह इस प्रकार दिया भी गया है, तो हम कैसे निकालते थे, हम पहले इसका निकालते थे अभिलक्षणिक बहुपद, और फिर पहले निकालते किसी भी आव्यूह का अभिलक्षणिक आव्यूह, फिर निकालते हैं अभिलक्षणिक बहुपद, फिर निकालते हैं अभिलक्षणिक समीकरण। और अभिलक्षणिक आव्यूह निकालने के लिए हम यहाँ विकर्ण में एक संख्या लैम्डा का कर देते हैं, एक चर लैम्डा को घटा देते हैं, फिर हम इसका विस्तार कर लेते हैं, फिर मॉड ए का मान निकालते हैं। मॉड ए का मान निकालने पर क्या मिलेगा, लैम्डा में 3 घात का एक समीकरण मिलेगा हमें। और जो हमें लैम्डा में 3 घात का समीकरण मिलेगा, क्यों हमें इसलिए मिलेगा लैम्डा में 3 घात का समीकरण, क्योंकि 3 बार लैम्डा आया है, तो लैम्डा में 3 घात का समीकरण मिलेगा। यहाँ चिन्ह हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है,
फिर 2 घात वाला पद, 1 घात वाला पद, और हमें अचर पद मिल जाएगा यहाँ पर। अब मेन चीज क्या है, यहाँ पर इसका कुछ गुणांक होगा, यहाँ भी इसका कुछ गुणांक होगा, यहाँ गुणांक हो, अचर पद भी होगा। अचर पद हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, बीच हमने समय प्लस लगा दिए हैं, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इस टाइप का समीकरण मिलेगा। 3 घात मतलब अधिकतम लैम्डा की घात 3 हो सकती है और 3 से अधिक नहीं हो सकती। शायद 3 वाला घात वाला पद 0 बन जाए तो अधिकतम घात 2 होगी, मतलब उसकी अधिकतम घात 3 से अधिक नहीं होगी। 3 वाला, 2 वाला, लैम्डा वाला मतलब घात कम से कम हो रही है तो लास्ट में घात 0 वाला, और किसी की घात 0 पर उसका मान 1 होता है तो उसे लिखना जरूरी नहीं होता है, इसलिए हम लैम्डा की घात 0 को नहीं लिखेंगे। लगातार घातें हमारी कम हो रही हैं, इनमें से कोई भी सभी पद हो सकते हैं, 1 2 3 घात वाले पद, या कोई पद हल करने में 0 ही बन सकता है। मतलब हमें इस प्रकार का क्या मिलेगा, विस्तार करने के बाद हमें इस प्रकार का एक बहुपद मिलेगा जिसे हम बोलते हैं इसका विलक्षण बहुपद। क्यों, लैम्डा के रूप में लिया तो लैम्डा रूप में मिलेगा, और यदि हम बराबर 0 कर दें अर्थात इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जब दोनों मिल जाएं तो इसी को हम बोलते हैं विलक्षण के समीकरण। तो मतलब हमारा क्या निकल गया, प्रत्येक वर्गाव्यू, हमने वर्गाव्यू जान लिया। अब विलक्षण समीकरण, इस प्रकार का जो समीकरण मिलेगा उसे बोलेंगे विलक्षण समीकरण को संतुष्ट करता है। कहने का मतलब है हम इससे जब हल करके लैम्डा के मान निकालेंगे और यदि इसमें लैम्डा की अधिकतम घात 3 वाला पद है तो इसे हल करने पर जो समीकरण, तब यहाँ पर गुणांक नहीं पता क्या आएंगे, कुछ ले ले, मान लो हमारा यहाँ पे 5 8 मान लो -10 ऐसा कुछ आया, तो इसे हल करके हम जब लैम्डा के 3 मान निकालेंगे तो मान कैसे होंगे, क्योंकि वो मान हमने इस समीकरण को हल करके निकाले हैं, और लैम्डा के 3 मान यदि हमें ऐसे कुछ मिलते भी हैं तो यदि हम इनमें से कोई भी मान लैम्डा के यहाँ पर रखेंगे तो प्राप्त होगा 0 बराबर 0, है ना। हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 बराबर 0। क्यों, क्योंकि लैम्डा के मान हमने इसी को हल करके निकाले हैं, इसी से निकाले हैं, तब ये मान यहाँ पर रखने पर हमें क्या देंगे, इसका आंसर पूरा 0 करेंगे। 0 करते हैं तो इस प्रकार इसे हल करके लैम्डा के निकाले गए मान सही हैं, नहीं तो सही नहीं है, और जब इसे 0 कर देंगे तो कहेंगे लैम्डा के मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पर दोनों चीज बराबर होनी चाहिए। यहाँ बराबर 0 होता है, यदि 0 न होकर 4 5 6 कुछ भी लिखा हो तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो फिर इसके बाद हमारी थ्योरम क्या कहती है, हमारी थ्योरम कहती है प्रत्येक वर्गाव्यू, अर्थात यदि वर्गाव्यू है तो ये थ्योरम लगेगी, और वर्गाव्यू नहीं है तो ये थ्योरम नहीं लगेगी। अपने अभिलक्षण समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब है यदि हम लैम्डा के स्थान पर ये आव्यू लिख दें, आव्यू का मतलब ए लिख दें, तो क्या प्राप्त होगा, तो ये अपने समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब 5 यदि यहाँ पे आया है, इतना भी हल करके इन संख्याओं को परिवर्तित नहीं करेंगे, लैम्डा के स्थान पर ए और चिन्ह भी वही रहेगा, केवल लैम्डा के स्थान पर क्या कर देंगे, हम ए लिखेंगे, और ए रखने पर ये भी उसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ऐसा किसने कहा, कैली हैमिल्टन ने कहा। तो बड़ा आसान है, जब अभिलक्षण समीकरण निकालना सीख चुके हैं, या फिर वो लोग भी जानते रहे होंगे, वर्गाव्यू भी जानते थे, इस प्रकार जब वो मैथ में कार्य कर रहे थे या मैथ संबंधित और अध्ययन कर रहे थे तो ऐसी कंडीशन आई कि देखा इस समीकरण में ए रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड। तो उन्होंने क्या देखा, उन्हें एक अच्छा गुण मिल गया आव्यू का कि ऐसा ऐसा होता है, तब उन्हें 2-4 आव्यू लेकर इसे देखा होगा क्या ये सही में सही सभी आव्यू में चीज लग रही है कि नहीं लग रही है, तब उन्होंने विश्लेषण किया होगा कि ऐसे कैसे हो कि ऐसे कैसे हो मतलब हो रहा है, या फिर ऐसे कैसे होता है, तब उन्हें इसका रीजन पा लिया कि इसका रीजन ये है, अर्थात ये ऐसा सत्य होता है, और उन्हें 2-4 चीजों में करके देखा कि लगभग सभी आव्यू में ऐसा आ रहा है, तो ये चीज क्या कह दी कि ये चीज सत्य है, और इसे जब उन्हें सत्य कहा तो पहले की परिकल्पना बनी, सिद्धांत बना, नियम बना, और मैथ में इन चीजों थ्योरम के रूप में पढ़ते हैं तो वे क्या बन गई, थ्योरम बन गई। और जब थ्योरम बन गई तो ये चीज सत्य है, तो ये चीज गलत मतलब इसे हल किया जा सकता है, तब हम उसे हल करना सीख रहे हैं।
इसे हल करना भी कौन बताने गए? केली हैमिल्टन, कि किस प्रकार हम इसे प्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने ऐसा देखा ऐसा होता है तो पहले तो उन्होंने इसका कारण निकाला होगा कि कारण निकालने में ऐसा हो क्यों रहा है। उस कारण निकालने के लिए उसी उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को हल करके देखा होगा कि ऐसे कैसे, मतलब ऐसे सत्य है कि नहीं है। क्योंकि जब बताएंगे वो कि ऐसा होता है तो यदि हमने किसी से बताया या फिर वो कहेंगे कि हाँ ये चीज सत्य है तो उस चीज को प्रूव भी करना पड़ेगा, और प्रूव करने के लिए उन्हें उसका कारण आना चाहिए, और वही प्रूफ वहां पर जो उन्होंने दिया वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं हल करने के लिए। अब एक चीज लैम्डा की घात 3 लैम्डा स्क्वायर और a की घात 3 इनके मान कैसे निकालेंगे? तो इनके मान निकालना हमें आना चाहिए। यदि हमें a का मान तो जानते हैं, हम a के स्थान पर क्या रख देंगे? यहाँ पर a के स्थान पर पूरा अवयव लिख देंगे, और जब 10 का गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 5 लेना है, और हम जानते हैं अवयव यदि है तो हम दो अवयव को जोड़ सकते हैं आपस में। एक अवयव है तो हम इसमें जब दूसरी संख्या जोड़ेंगे तो किसी अवयव को ही जोड़ सकते हैं, मतलब b भी क्या हो जाएगी? अवयव। तो 5 के साथ कोई अवयव नहीं है तो क्या ले सकते हैं हम? आई मतलब इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या होता है? जिसके विकर्ण में 1 हो और सारे अवयव कैसे हो? 0, ऐसे अवयव को हम बोलते हैं इकाई अवयव। मतलब 5 के आगे इकाई अवयव लिख देंगे, ये भी अवयव के रूप में आ जाएगा। ए स्क्वायर का मान कैसे निकालोगे? तो ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए अवयव ए में अवयव ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ए क्यू का मान कैसे निकालेंगे? तो ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू मिल जाएगा, उसका मान रख देंगे, फिर सबको जोड़ देंगे। जोड़ने में क्या होता है? संगत रूप से यदि इसकी पंक्ति के अवयवों को तो किसी अवयव की पहली पंक्ति या पहला अवयव उसकी पहली पंक्ति के अवयव से जुड़ेगा। हम अवयव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब बता चुके हैं। इस प्रकार हल करेंगे, यदि क्या मिलता है? 0 बराबर 0, तो मतलब हमारी प्रमेय क्या है? ये हमारी प्रमेय मतलब सिद्ध हो गई, या फिर हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई और हमने इसे क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। 0 बराबर 0 नहीं आता है, तो चूंकि ऐसा होता है तो हमने कोई गलती कर दी, अर्थात हमारी प्रमेय सिद्ध नहीं हुई। तो इसके साथ क्या चीज है? हमें प्रमेय पहले देखना चाहिए, प्रमेय क्या कह रही है। हम सारी चीजें हमें आनी चाहिए। यदि हमें ये टर्म नहीं पता, हम इनके बारे में नहीं जानते, तो फिर हमें प्रमेय याद करनी पड़ेगी। फिर प्रमेय में बड़ी अच्छी बात है, हमें देखना चाहिए कथन को, कि जो कथन है वो क्या कह रहा है, उसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट सत्य होता है कि नहीं, हम क्या जानते हैं। और फिर हमें जब इतना सब कुछ कर लेंगे, प्रमेय बड़ी आसान लगने लगेगी। फिर हमें केवल ये देखना पड़ेगा, फिर हम ये भी देख सकते हैं कि इस प्रमेय अवयव के द्वारा, इस प्रमेय को इस अवयव के द्वारा कैसे प्रूव किया जाए। और जब प्रूव करने के लिए हम थोड़ा देखेंगे कि इस प्रकार ऐसे ला सकते हैं, अर्थात इसे एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करना तो बड़ा आसान है। हम कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, इसी प्रकार सारे मान निकाल के देखे जा सकते हैं, तो उन्हें बोलेंगे सवाल में केली हैमिल्टन प्रमेय को लागू करना, है ना। सवाल में केली हैमिल्टन प्रमेय सिद्ध करना, लेकिन हमें केली हैमिल्टन प्रमेय को ही सिद्ध करना है। तो केली हैमिल्टन प्रमेय सिद्ध करने के लिए यदि हमें हल नहीं कर पा रहे हैं तो देखेंगे फिर केली हैमिल्टन ने इसका क्या प्रूफ दिया। उन्होंने जिस प्रकार प्रूफ दिया था प्रभु हम करेंगे, तो ऐसे करने पर रटना नहीं पड़ेगा, एक अपने आप उत्साह आ जाएगा कि उन्होंने कैसे इस प्रमेय को प्रूफ किया है। हम उसे तब से आसानी से लगा भी लेंगे, और फिर कोई चीज डाउट है, कोई चीज नहीं बनती, तो उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और कई बार हम देखते हैं कि क्या ऐसे क्या हो सकता है, तो हम भी देखते हैं कि हाँ ऐसा से ऐसा, ऐसा से ऐसा, इस प्रमेय को ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे आ सकता है। तब ये नहीं रहेगा कि जो वो कह गए या जो किताब में लिखा है, जो किताब में दिया गया है, हम केवल उन्हीं पर डिपेंड है। इसी को तो बोलते हैं जब हमने बहुत चीज सीख ली तो अब हम उनके मध्य रिलेशन लगा रहे हैं। हम सीखी हुई चीज को क्या कर रहे हैं कि हाँ ऐसा से ऐसा होता है, ऐसे करने से हमें कुछ नई चीजें मिलती हैं, और तभी तो हम ये कहते हैं कि हाँ हम मैथ में या कोई सब्जेक्ट में हम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जब तक वो सब्जेक्ट हमसे नहीं बनता है, फिर हमने कोई नई चीज सीख ली है। इसी को बोलना है एक प्रकार से क्या, कि हम उस सब्जेक्ट में इस चीज को हमसे बनने लगी है या हम जानते हैं, और वो चीजें हम तभी बता पाते हैं, ऐसा से वो चीजें ऐसी होती हैं।
तो और यहाँ पर कैली-मेटन थ्योरम का प्रूफ हम चाहे तो इसी लेक्चर में बता सकते हैं, लेकिन बता देंगे तो वही चीज होगा रटने जैसा। पहले तो इस थ्योरम को अच्छे से देखो, आप लोगों ने बहुत चीज सीखा होगा, जाना होगा, इसे देखो कि क्या ये चीज होती है, फिर कोई डाउट है उसे क्लियर करो। हम एक एग्जाम्पल लेकर पहले हम एक एग्जाम्पल में के द्वारा इस प्रमेय को हल कर सकते हैं। कैसे हम हल कर सकते हैं कि हमने कोई आव्यूह लिया ए, कोई भी आव्यूह ले लो, हमने आव्यूह ले लिया 1 2 3 4 -0 2 3 5 ले लिया हमने आव्यूह। हम इस आव्यूह क्या जानते हैं, हम इसका लैम्डा घटाकर अभिलक्षण आव्यूह, अभिलक्षण मान और अभिलक्षण क्या निकाल लेंगे, समीकरण जो लैम्डा के रूप में मिलेगा। फिर लैम्डा के स्थान पर इसी प्रकार ये सब रखकर गुणा करके देखेंगे। अभी हमने माना कि गुणांक कुछ ऐसे होंगे, क्लियर जो समीकरण मिलेगा उसमें रखकर देखो क्या ये सत्य है कि नहीं है। यदि ऐसा हो गया तो हमने प्रमेय हल नहीं की, हमने सवाल में अप्लाई कर लिया। अर्थात प्रमेय जो इनडायरेक्ट रूप से जैसे कैली हैमिल्टन ने हल करना बताया है, केवल हमें वो चीज नहीं कर पा रहे हैं तो हमने तो अपना चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट ही कर लिया। हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया या फिर जो इसके सवाल थे हमने उस सवाल को बड़ी आसानी से लगा लिया। हमें देखना पड़ेगा कि इस अध्याय में कुछ अलग प्रकार के सवाल तो नहीं है, या जैसा सिंपल सवाल हम लगा रहे हैं इससे कुछ और भी चीजें तो नहीं इस अध्याय में। कल हम वहां फोकस करेंगे तब हमें ये सब्जेक्ट कठिन भी लगता और हम आसानी से कितनी चीजों को या बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें केवल कैली हैमिल्टन प्रमेय को एक्सप्लेन करना था, बताना था। प्रमेय ये तेजी भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, लेकिन किसी प्रमेय को हमें इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। यदि हम प्रमेय को, थ्योरम को, सवाल को एक विधि से पढ़ते हैं, इस सीक्वेंस के साथ पढ़ते हैं या फिर जो हम जानते हैं उससे रिलेटेड करते हुए पढ़ते हैं तो हम आसानी से प्रमेय, थ्योरम को लगा सकते हैं और हमें इनसे संबंधित डेफिनेशन भी आनी चाहिए। इसीलिए आज के लेक्चर में हमें इस थ्योरम को एक्सप्लेन करना था और इसके साथ ही आगे सारी थ्योरम हमें इसी प्रकार पढ़नी चाहिए और लगभग हम इसी प्रकार पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।